नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो क्वेश्चन है हमारे आरसीसी सब्जेक्ट से, और ये मैं तीसरे लेक्चर की बात कर रहा हूं। और इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स की बात कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ ए स्टील इज। कहने का मतलब ये है कि स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो उसकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है 12 × 10⁻⁻6 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कंक्रीट। तो इसका राइट आंसर ये है। असल में ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है स्टील की। तो स्टील की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको। जैसे डेंसिटी है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी स्टील की जो होती है वो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसी तरीके से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ई की वैल्यू जो होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसी तरीके से म्यू यानी कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.3। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि जी की वैल्यू होती है 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसी तरीके से अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, ये स्टील की एक प्रॉपर्टी है। तो ये सारी स्टील की प्रॉपर्टी हैं, और इन स्टील में से प्रॉपर्टीज़ में से ये एक प्रॉपर्टी है। इस तरीके से अगर इस प्रॉपर्टी को पूछा गया है यानी कि कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसी तरीके से डेंसिटी की वैल्यू भी पूछी जाती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू पूछी जाती है, म्यू की वैल्यू पूछी जाती है, जी की वैल्यू पूछी जाती हैं और पूछी भी हैं एग्जाम्स के अंदर। इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम स्टील के साथ कंक्रीट को क्यों मिक्स करते हैं, कोई और मटेरियल क्यों नहीं लेते, या फिर स्टील के साथ कंक्रीट को मिक्स क्यों करते हैं, या कंक्रीट को स्टील के साथ मिक्स क्यों करते हैं, वाइस वर्सा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू होती है वो लगभग सेम होती है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंशन जो होगा स्टील और कंक्रीट में वो दोनों में सेम होता है। इस वजह से हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा इन वैल्यूज़ को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एंड एज पर आएगा ये, एज पर IS 456 इज वेयर FCK इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्पेलिंग यहाँ पर ये गलत लिखी हुई है, CONCERET होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें से फ्लेक्सरल जो स्ट्रेंथ है वो उसकी वैल्यू, फ्लेक्सर की वैल्यू कितनी होती है। तो फ्लेक्सर की वैल्यू होती है वो FCR से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, और इसकी वैल्यू होती है 0.7 ऑफ √FCK। इसको हम लोग याद कर लेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट क्या देता है हमें। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉडुलस ऑफ रप्चर होता क्या है। मॉडुलस ऑफ रप्चर अगर हम देसी भाषा में समझें तो क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास एक बीम है, बीम होता है हमारे पास, जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, बीम है और बीम का साइज़ होता है वो 150 बाई 700 या फिर 100 बाई 500 इस तरीके से होता है। साइज़ होता है, ये पूछ लिया जाता है 150 बाई 700 या फिर 100 बाई 100 बाई 500। ये डिपेंड करता है ये इनमें से कौन सा यूज़ करना है। इनमें से ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ साइज़ ऑफ एग्रीगेट के ऊपर। अगर 20 mm से नीचे का साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग 100 वाला करते हैं। अगर हम 20 mm से अगर ऊपर करते हैं एग्रीगेट यूज़ तो पहले वाला यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये हमारा जो बीम है, बीम का साइज़ दे रखा है 150 बाई 700 mm। अब क्या करते हैं, हम इस पर ऊपर से लोड लगाते हैं। लोड लगाने पर, अभी मैं समझा रहा हूँ मॉडुलस ऑफ रप्चर को,
जब हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के ऊपर बाद क्या होता है, इसमें एक बेंडिंग होती है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये बेंडिंग होती है। बेंडिंग होने के बाद क्या होगा, आपको कहीं पर एक क्रैक दिखाई देगा, है ना, क्रैक दिखाई देगा। तो जो पहला क्रैक होता है, अगर मान लो ये क्रैक दिखाई देगा ना बेंडिंग के बाद, जो पहला क्रैक दिखाई देता है उसी को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं। यानी कि जिस लोड पर पहला क्रैक दिखाई देता है उसी को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं। तो ये अच्छा, अब ये हो कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर दिखाई देगा, ये टेंशन में देगा भाई, नीचे के बीच में न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन साइड होती है और नीचे टेंशन साइड होती है, और ये कहाँ पर दिखाई देगा हमें, टेंशन साइड में। तो टेंशन साइड में दिखाई देगा, इतनी बात तो क्लियर है। तो इसमें टेंशन वर्ड कहीं पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सी में। तो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, बेंडिंग में होगा, बेंडिंग होगी तभी ये दिखाई देगा हमें। तो ये आपको समझ में आएगा। दो तरीके हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। तो दो तरीके हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को या मॉडुलस ऑफ रप्चर को निकालने के, या तो एक बीम लें 150 बाई 150 700 का 100 में 500 mm का, उसके ऊपर लोड लगाएं, लोड लगाने के बाद यानी कि जिस लोड पर पहला क्रैक दिखाई दे रहा है वो उस वैल्यू को कंसीडर कर लें, वो हमारी वैल्यू होगी। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि FCR से रिप्रेजेंट करते हैं, FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर FC के। तो दोनों तरीके से हम किसी से यूज़ कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला लिया है वो हमने एज पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना लेते हैं एक एक्सपोजर कंडीशन के लिए, और एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है, मॉडरेट। मैं पिछले जो 2 वीडियोस कराए हैं मैंने इससे पहले, उसमें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ एक्सपोजर कंडीशंस के ऊपर। और एक्सपोजर कंडीशन हमारी 5 होती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। पहला माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम। इसके बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ, अगर वीडियो नहीं देखें पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट में कौन सा, एक तो हमारा प्लेन कंक्रीट, दूसरा हमारा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो प्लेन कंक्रीट में क्या है, अगर मान लो हमें दे दी जाए मॉडरेट, मॉडरेट की बात हो रही है यहाँ पर, अगर मॉडरेट की बात होती है मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना लेते हैं, मिनिमम, इससे कम नहीं ले सकते हैं मॉडरेट के लिए 240। कब, जब प्लेन कंक्रीट यूज कर रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर सरिया नहीं है, रीइंफोर्समेंट नहीं है, स्टील नहीं है, बार नहीं है ना, उसके अंदर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेते हैं, 0.60। अगर यहीं पर बात आए, अच्छा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें ये लेते हैं, ये लाइन यहाँ पर आएगी, बेसिकली ये लाइन नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी। अब इसमें क्या है कि जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें कितना लेंगे, M15 लेंगे। अब बात है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, तो उसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना लेंगे, 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में हम 300 किलोग्राम से कम नहीं ले सकते। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25। तो जो मॉडरेट कंडीशन है, मॉडरेट के लिए हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं, M25 और M15। M15 जब प्लेन कंक्रीट है, M25 तब जब हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, और ऑप्शन भी दोनों है। अगर एक ऑप्शन होता तो हम एक ऑप्शन पर टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन जब होंगे तो इस कंडीशन में हम पहली प्रेफरेंस जो देंगे वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाले को देंगे। और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कौन सा है, M25। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ए होगा। ये टेबल जो है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल याद करनी है। इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि एज पर IS 456 2000 इसके अंदर कंडीशन दे रखी है ऑर्गेनिक कंटेंट। कौन सा, ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ऑर्गेनिक कंटेंट की वैल्यू परमिसिबल लिमिट में कितनी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, सस्पेंडेड मैटर्स। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए 200 मिलीग्राम पर लीटर, इनऑर्गेनिक के लिए 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स के लिए 400, क्लोराइड्स के लिए 200 मिलीग्राम
पर लीटर फॉर कॉन्क्रीट, नॉट कॉन्क्रीट के लिए करते हैं जब स्टील नहीं डला हुआ होता है। अगर स्टील डला हुआ होता है तो 500 मिलीग्राम पर लीटर करते हैं। सस्पेंडेड मेटल्स के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अब इनके लिए कोड भी दे रखे हैं उसी तरीके से। ऑर्गेनिक के लिए IS 3025 पार्ट 18। ये आपको टेबल याद करनी है और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन ये 10 क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पर कम से कम हमारे 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो यहाँ से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सिंगली reinforced beam if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel the beam section is called। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बीम है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब क्या होता है कि देखो ऊपर कॉम्प्रेशन साइड होती है और नीचे टेंशन साइड होती है। केवल टेंशन साइड में जब हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं तो उसको सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम बोलते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर भी प्रोवाइड कराता तो ये क्या हो जाता है? डबली रीइंफोर्स। यहाँ भी प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ भी प्रोवाइड कराते तो उसको कहते हैं हम डबली रीइंफोर्स बीम। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर देखो बेसिकली 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दे रखे हैं अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। इकोनॉमिकल सेक्शन कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ये केवल ऑप्शन में डालने के लिए यहाँ पर दे दिया है। ये 3 वर्ड जो होते हैं अंडर रीइंफोर्स, अंडर का मतलब होता है कम, रीइंफोर्स का मतलब होता है भाई सरिया, है ना। सरिया बोलें, स्टील बोलें या फिर बार बोलें हम, है ना। तो ये सारे नाम रीइंफोर्समेंट के होते हैं। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, रीइंफोर्स सेक्शन। बैलेंस का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, यानी कि बिल्कुल बराबर। वो सेक्शन अगर मैं अंडर रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन वो होता है कि जिसके अंदर अंडर रीइंफोर्स, देखिए अंडर रीइंफोर्स का मतलब है, अंडर का मतलब कम और रीइंफोर्स का मतलब सरिया। जिसके अंदर सरिया कम है तो उसको अंडर रीइंफोर्स कहेंगे। ओवर रीइंफोर्स जिसके अंदर सरिया ज़्यादा है, स्टील ज़्यादा है, उसको ओवर रीइंफोर्समेंट। बैलेंस्ड का मतलब है जिसके अंदर ना स्टील ज़्यादा है ना कम है, इस तरीके से उसको बैलेंस सेक्शन कहते हैं। चलिए अब समझते हैं, इसमें कह रहा है कि कोई भी, अब देखो अगर अंडर रीइंफोर्समेंट होगा यानी कि अंडर रीइंफोर्समेंट के अंदर कंडीशन क्या होगी? देखो 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर, एक तो स्टील होगा और एक कंक्रीट होगा। अब स्टील और कंक्रीट में क्या होगा? अंडर रीइंफोर्समेंट की बात करें तो अंडर रीइंफोर्स का मतलब स्टील कम होगा और कंक्रीट ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें बेसिकली दूसरे वाले सेक्शन में स्टील और कंक्रीट के अंदर, अब देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो ओवर रीइंफोर्स का मतलब रीइंफोर्समेंट ज़्यादा और कंक्रीट कम होगा। सिमिलर अगर हम बात करें बैलेंस में स्टील और कंक्रीट, तो यहां पर स्टील बराबर होगा कंक्रीट के। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। इसका मतलब यह है कि भाई जो परमिसिबल स्ट्रेस जो होते हैं कंक्रीट के अंदर पहले पहुंच जाते हैं स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस से। इसका मतलब पहले स्ट्रेस ऑब्वियस सी बात है वहां पर पहुंचेगा जो कमजोर चीज होगी। कमजोर, मैं 2 ही चीजों को लेकर के चल रहा हूं यहां पर, स्टील और कंक्रीट को। अब कमजोर यहां पर कौन सी चीज होगी? अगर मान लो अंडर इन्फोर्समेंट की बात करें तो अंडर का मतलब स्टील कम होगा और कंक्रीट ज़्यादा होगा। अगर मान लो अंडर इन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो पहले जो स्ट्रेस पहुंचेंगे पहले पहुंचेगा वो स्टील के अंदर, उसके बाद कंक्रीट के अंदर। अगर हम बात करें ओवर इन्फोर्समेंट में ये चीज़ें उलट जाएंगी, स्ट्रेस पहले पहुंचेगा कंक्रीट के अंदर उसके बाद स्टील के अंदर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का? इसका मतलब यही हुआ कि पहले कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस पहुंच रहा है, यानी कि कंक्रीट कम है और स्टील ज़्यादा है, और स्टील जिसमें ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एज पर IS 456/2000 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT ऑफ कंक्रीट मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज। देखिए स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को कहीं पर FCT से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर FCS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फ्यूजन
नहीं बनाए रखना है अपना। तो क्लियर करते हैं। देखो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो स्प्लिट, जैसे हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था हमारे पास FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। उसी तरीके से अगर हम बात करें FCT की, तो FCT जो होता है, FCT होता है 0.66 ऑफ FCR। इट मीन्स 0.66 मल्टीप्लाई बाई 0.7 अंडर रूट FCK। ये वैल्यू आएगी इसकी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.462 अंडर रूट FCK। तो FCT की वैल्यू कितनी होगी? FCT की वैल्यू होगी FCT की वैल्यू होगी हमारी 0.462। ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। देखो ये क्वेश्चन गलत आया था आपके SSC JEE में, एक दो क्वेश्चन गलत आ जाता है। गलत का मतलब है कि उसके अंदर जो आंसर होता है वो आंसर नहीं दिया होता है। ये हर बार एक या दो क्वेश्चन SSC गड़बड़ी करता है। तो मैंने ये जानबूझ करके ये क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता हो जाएं कि भाई क्या चीज़ होती है क्वेश्चन में, एग्जाम में, है ना। तो मान लो वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 0.462 है, इसका आंसर सही है, जबकि ऑप्शन में नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे। उस कंडीशन में आप किसी ऑप्शन पे भी टिक करेंगे। पहली बात तो इसके नियर बाई देखेंगे, नियर बाई कौन सा है, तो नियर बाई तो इसके कोई है नहीं असल में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम किसी भी एक ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो SSC JEE फिर क्या करता है, बाद में कंपनसेट करता है, तो उसका हमें नंबर मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हमें ये करना होगा। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो पहला FCR की वैल्यू होगी, दूसरा FCT की वैल्यू होगी, तीसरा होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FCD से। तो FCD की जो वैल्यू होती है ये होता है 0.5 ऑफ किसका, FCR का भाई। तो यानी कि 0.5 इंटू 0.7 अंडर रूट FCK, दैट इज 0.35 अंडर रूट FCK। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फेल किस में हो रहा है बीम हमारा, सबसे पहले फेल जो होगा वो FCD यानी कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में होगा। तो हमारे यहाँ पर तीन चीज़ें निकल कर के आई। FCR की वैल्यू 0.7 अंडर रूट FCK, FCT की वैल्यू निकल कर के आई हमारी 0.462, FCD की वैल्यू निकल कर के आई है हमारी 0.35 अंडर रूट FCK, अंडर रूट FCK, अंडर रूट FCK। तो ये तीनों वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। और सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले फेल किस में होगा, तो सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी उसमें फेल होगा। तो ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि बार बार पूछी जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि FCR, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसके ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। तो FCR ऑप्शन दे देता है वो, बस FCR सबसे ज़्यादा है, उसके बाद FCT है, उसके बाद FCD है। तो ये आपको अरेंज कराने के लिए भी बोल देता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको किसी एक पे भी टिक करके आना है आपको एग्जाम में। तो उसका आपको SSC JEE बाद में नंबर देता है, मार्क्स देता है बाद में। तो यहाँ से देखिए आपके कम से कम इसी क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बल्कि ज़्यादा कंप्लीट होते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि वीडियो एंड तक देखें तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन नहीं है, मैं 10 क्वेश्चन इस वजह से लेकर के आया हूँ कि ताकि हम अच्छे से डिटेल में बात कर सकें। Next, as per IS 456-2000, the absence of test data, the approximate value of the total strength for design may be taken as। तो as per IS 456 इसकी वैल्यू 0.0003 ले करके हम लोग चलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस इन द सेक्शन देन द RCC बीम इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि भैया मान लो बैलेंस सेक्शन से रीइंफोर्समेंट कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे रिक्वायरमेंट से अगर स्टील कम है
तो अंडर इन्फोर्समेंट कहेंगे, है ना। अगर ज़्यादा होता तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग ओवर इन्फोर्स कहते हैं। तो इसके अंदर ये ऑप्शन आएगा। इसमें 2-3 चीज़ें और पूछ ली जाती हैं। देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स से ए जो होता है ना वो लेस देन होता है एक्स सी। समझते हैं एक बार डायग्राम से, ये डायग्राम दे रखा था। देखो इसको कहते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं हम लोग एक्स सी, है ना, यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस तक। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं एक्स सी और इसको कहते हैं एक्स सी। अब देखो एक्स सी ज़्यादा है ना एक्स से, यानी कि एक्स ए इस कंडीशन में क्या है, इसको कहते हैं अंडर इन्फोर्स सेक्शन, है ना। अंडर इन्फोर्स सेक्शन देख रहे हैं ना, तो एक्स ए लेस देन एक्स सी। और इसमें एक्स ए और एक्स सी, यही एक्स ए है इसमें और यही एक्स सी है। तो इस पहले वाले में क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, यानी कि अंडर इन बैलेंस सेक्शन। अंडर इन्फोर्स में एक्स ए लेस देन एक्स सी होगा। अगर हम बात करें ओवर इन्फोर्समेंट की, तो ओवर इन्फोर्समेंट देखो ये तो एक्स सी अपना फिक्स रहेगा। अब ये जहाँ पर कट कर रहा है मिल रहा है आकर के, तो ये होगा आपका एक्स ए। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी, तो उसको कहेंगे ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था। इसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर एक्स ए लेस देन होता है एक्स सी से, यानी कि एक्स ए क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है, और एक्स सी जो होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। अगर एक्स ए लेस देन एक्स सी होता है तो उसको कहते हैं हम अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अगर एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होता है उसको कहते हैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन। अगर एक्स ए इक्वल टू एक्स सी होता है उसको कहते हैं हम बैलेंस सेक्शन। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसमें 2-3 चीज़ें और पूछ ली जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लो एरिया ऑफ स्टील अगर लेस देन है एरिया ऑफ स्टील बैलेंस से, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अगर AST पहला न्यूट्रल एक्सिस के बेस पर था, दूसरा एरिया ऑफ स्टील के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको। अगर एरिया ऑफ स्टील ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्टील बैलेंस से है तो उसको कहेंगे हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन। अगर AST इक्वल टू AST बैलेंस है तो हम उसको कहेंगे बैलेंस सेक्शन। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा फेलियर के बेस पर अगर हम बात करते हैं, फेलियर के बेस पर इसमें जो फेलियर होता है वो टेंसाइल फेलियर होता है। टेंसाइल बोलें या फिर डक्टाइल बोलें, डक्टाइल फेलियर होता है किसमें, अंडर इन्फोर्स में। फेलियर के ऊपर अगर हम बात करें तो फेलियर के ऊपर ओवर इन्फोर्समेंट जो होता है, ओवर इन्फोर्स में क्या होता है, वो कंप्रेसिव नेचर में फेलियर होता है, या फिर उसको हम लोग ब्रिटल फेलियर कहते हैं, वो होता है आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन। बैलेंस में क्या होगा, दोनों साथ साथ फेल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, हमेशा हम लोग एज पर IS कोड या फिर हमारा जो IS कोड होता है वो रेकमेंड करता है हमेशा अंडर इन्फोर्स सेक्शन को। अंडर इन्फोर्स को हमारा जो कोड है वो रेकमेंड करता है, और ओवर इन्फोर्समेंट को कभी भी रेकमेंड नहीं करता है। उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न ये होता है कि अंडर रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि जब रीइंफोर्समेंट कम होता है तो रीइंफोर्समेंट में पहले वो फेल होता है, तो जब रीइंफोर्समेंट में फेल होता है ना तो धीरे 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 फेल होता है वो। अब उसमें कंक्रीट में क्या होता है, ओवर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पहले कंक्रीट फेल होता है तो कंक्रीट अचानक से फेल होता है, हमें कोई अलार्मिंग नहीं होती है उसमें, इस वजह से हम लोग उसको प्रीफर नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, अंडर इन्फोर्समेंट में हमें को एक तरीके से अलार्मिंग होती है क्योंकि वो धीरे धीरे फेल होता है, इस वजह से हम लोग अंडर इन्फोर्समेंट को प्रीफर करते हैं देन दी ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म टू। तो माइल्ड स्टील के लिए इसमें से कौन सा कोड यूज होता है, तो माइल्ड स्टील के लिए यूज होता है IS 432 432। अब देखिए यहाँ पर मैंने टेबल एक तरीके से यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है ABCD, तो इनको आपको याद करना है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो माइल्ड स्टील के लिए कौन सा है 432, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए IS 1786, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर के लिए 1566, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए 2062। तो ये आपको याद रखने, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं,
तो ये चारों पूछे गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ से भी आपके चार क्वेश्चन बनते हैं। तो तकरीबन अगर मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं तो 10 में से आपके 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।